नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इतिहास की श्रृंखला तो चल ही रही है। उसमें मैंने आपको प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ा दिया है, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा दिया है। आद्य ऐतिहासिक काल अभी स्टार्ट हुआ है और आद्य ऐतिहासिक काल की स्टार्टिंग में हमने अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, वहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में पढ़ा है, वहाँ की संस्कृति के बारे में पढ़ा है। अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो वैदिक सभ्यता का स्टार्ट होगा, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल का ही एक पार्ट है। पर उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पे विराजमान थी, जहाँ पे उपस्थित थी, उसकी कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ थीं और उन नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर विद्यमान थे। क्योंकि कई एग्जामिनेशंस क्या आप कह सकते हैं, प्रत्येक एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से एक प्रश्न निश्चित ही रहता है। तो हम सिर्फ उन प्रमुख नदियों को देखेंगे और उन प्रमुख शहरों को देखेंगे जिनके बारे में एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज मैं जिस तरह से आपको पढ़ा के जाऊंगा इस तरह से कोई पढ़ाया नहीं होगा और पूरी नदियों का विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करके जाऊंगा दोस्तों। तो बस जुड़े रहिए। तो एक तरफ आप लिख सकते हैं नदी के बारे में कि कौन सी नदी आएगी, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं बसे हुए शहर, यानी कि उन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बसे हुए शहर या बसे हुए नगर, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इसके साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि उस नगर का उत्खनन कार्य किसने कराया, उत्खनन कार्य का वर्ष कब प्रारंभ हुआ, इन सब की पूरी डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों। तो बस जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो आइए, जो सबसे पहली और प्रमुख नदी है दोस्तों वह है सिंधु नदी। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ वह सिंधु नदी के विस्तार से ही संबंधित है, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तारों में सबसे प्रमुख नदी के रूप में सिंधु नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु नदी के बारे में देखेंगे कि इसके आसपास बसे हुए क्षेत्र कितने हैं, या जिनसे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के 4 नगर विराजमान हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं एक तरीका बता दे रहा हूं जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा। मैं चाहूं आज कुछ, यही बताएगा हमें कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से नगर विराजमान थे। जैसे अगर मैं की बात की जाए दोस्तों, तो मैं से हो गया मोहनजोदड़ो, यानी कि सिंधु नदी के किनारे जो सबसे प्रमुख स्थल बसा हुआ है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब होगा सिंधु नदी। दूसरा है दोस्तों चाहू। तो चाहू से आपको याद होगा एक शब्द बनता है चाहूदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो चाहू से हो गया चाहूदड़ो। ठीक है, माँ से मोहनजोदड़ो, चाहू से चाहूदड़ो। आज से दोस्तों आमरी का नाम सुना ही है आप लोगों ने, तो आज से आमरी हो जाएगा। और कुछ से कोटदीजी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो ये हो गया कोटदीजी। मैं चाहूं आज कुछ, तो मैं से हो गया मोहनजोदड़ो, चाहू से चाहूदड़ो, आज से आमरी और कुछ से कोटदीजी। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ेंगे इसके उत्खनन कार्य की तरफ। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे, पर नोट कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ मोहनजोदड़ो का जानने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, बाकियों का भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य हुआ था दोस्तों, वो वर्ष 1922 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1922 ईस्वी में, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका उत्खनन कार्य किसने कराया था। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य था दोस्तों, वह कराया था राखल दास बनर्जी ने। इसको नोट कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने कराया, राखल दास बनर्जी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो की उत्खनन वर्ष कब हुई, तो 1922 ईस्वी में। उत्खनन किसने कराया, तो राखल दास बनर्जी ने। यह आपका उत्तर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं चाहूदड़ो की तरफ, चाहूदड़ो के उत्खनन वर्ष की तरफ कि चाहूदड़ो का उत्खनन कार्य कब कराया गया। दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सब नोट करते हुए चलिएगा। कॉपी पेन लेके बैठा करिए साथ में। मैं हर बार यही कहता हूं दोस्तों, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करके जाऊंगा वो कोई आज तक बताया नहीं होगा आपको।
चाहुदड़ो का जो उत्खनन कार्य हुआ दोस्तों, वो हुआ था वर्ष 1931 ईस्वी में। और इसका जो उत्खनन कार्य कराया था वो कराया था NG मजुमदार ने। इन्होंने कई स्थानों के उत्खनन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए NG मजुमदार को जरूर याद रखिएगा। जैसे कि चाहुदड़ो के बाद इन्होंने आमरी का भी उत्खनन कार्य कराया था। और आमरी का जो उत्खनन कार्य हुआ था दोस्तों, वह चाहुदड़ो के उत्खनन वर्ष से 2 वर्ष पहले हुआ था। अर्थात आप कह सकते हैं कि 1929 ईस्वी में आमरी का उत्खनन कार्य हुआ। और किसने कराया? तो कराए थे हमारे NG मजुमदार साहब, NG मजुमदार। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कोटदीजी के बारे में कि कोटदीजी का उत्खनन वर्ष कब है, कब इसकी खुदाई प्रारंभ हुई और इसके खुदाई करता कौन थे दोस्तों। ठीक है, नोट करते हुए चलिए दोस्तों साथ में ही। तो इसका खुदाई वर्ष माना जाता है 1955 से लेके 1957 ईस्वी तक। और इसका जो उत्खनन कार्य कराया था दोस्तों, उनका नाम है माननीय FA खान महोदय। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। तो सिंधु नदी के किनारे बसने वाले नगरों की संख्या जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हैं वो 4 हैं: मोहनजोदड़ो, चाहुदड़ो, आमरी और कोटदीजी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष 1922 बाई राखलदास बनर्जी, चाहुदड़ो का 1931 बाई NG मजुमदार, आमरी का उत्खनन वर्ष 1929 ईस्वी बाई NG मजुमदार और कोटदीजी का उत्खनन वर्ष 1955 से 57 बाई FA खान। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसको हम भोगवा नदी के रूप में जानते हैं दोस्तों। भोगवा नदी भी अपने में महत्वपूर्ण नदी है और सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु नदी के बाद यदि किसी अन्य नदी के पास सबसे अधिक सभ्यताएं विराजमान थी हड़प्पा सभ्यता की, तो वह भोगवा नदी ही थी दोस्तों। तो इसको भूलिएगा मत। जिस तरह आपने सिंधु नदी को डिस्क्राइब किया, अलग अलग भागों में बांटा, कितने नगरों के बारे में बांटा, उसी प्रकार आप भोगवा नदी को भी 5 भागों में वर्गीकृत कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 5 नगर थे जो भोगवा नदी के किनारे स्थित थे दोस्तों। और इसको भी याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, कोई भी डाउट मैं रहने नहीं दूंगा दोस्तों। और जो मैं बता के जाऊंगा वो कोई और नहीं बताएगा, इसलिए चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। और भोगवा नदी के लिए अगर आप ट्रिक लेना चाहें तो भोगवा के लिए ट्रिक है, लो प्रभु देखो सुंदर वन। लो प्रभु देखो सुंदर वन। अभी मैं सबका एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है। अब आप अगर लो प्रभु देखो सुंदर वन आ गया तो लो से आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर लो से स्टार्ट होता है, तो आपके पास जवाब होगा लोथल। याद है ना लोथल के बारे में। लोथल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है और यह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां प्राकृतिक बंदरगाह पाया गया, प्राकृतिक बंदरगाह का साक्ष्य पाया गया। इसलिए लोथल के बारे में जरूर पढ़िएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। अब देखिए अगला है प्रभु। तो प्रभु से हो जाएगा दोस्तों प्रभास पाटन। देवी पाटन का नाम आप सभी ने सुना होगा, उसी के तर्ज पे है प्रभास पाटन का नाम। तो इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। पहला हो गया हमारा लोथल, दूसरा हो गया प्रभास पाटन, तीसरा है देखो। और देखो से यदि आप ध्यान दें तो सिंधु घाटी सभ्यता का दा से शुरू होने वाला एकमात्र स्थल है देसलपुर। देसलपुर नोट कर लीजिए दोस्तों। और सुंदरवंश में दो नगर बसे हुए हैं। सुंदर से यदि देखना चाहेंगे तो सुरकोटदा बसा है और वन से वनावली। इतनी चीजें क्लियर हो दोस्तों तो नोट कर लीजिए। सुंदर से हो गया हमारा सुरकोटदा, सुरकोटदा और वन से हो गया बनावली। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा कोई बताएगा नहीं। और अब हम देखेंगे इनके उत्खनन वर्ष के बारे में। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर कंफ्यूजन रखेंगे तब फिर एग्जामिनेशंस में तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सारी चीजें क्लियर कर लीजिएगा। जो ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं लोथल का उत्खनन वर्ष। तो लोथल क्योंकि मिनी मोहनजोदड़ो है दोस्तों, इसलिए इसका उत्खनन कार्य कई वर्षों तक चला था और सबसे अधिक उत्खनन कार्य जो किया गया था वो मिनी मोहनजोदड़ो का ही किया गया था, यानी लोथल का किया गया था। इसका जो उत्खनन वर्ष स्टार्ट होता है 1955 से शुरू होता है और 63 तक चलता है। 1955 से 1963 ईस्वी तक लोथल का
कार्यभार चला था खुदाई का। और इसका जो खुदाई कराए थे वो दो लोग थे दोस्तों, एक नाम आपको याद होगा और दूसरा मैं बता दे रहा हूं, S.R. राव व माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स यदि आपको याद हो तो माधो स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खुदाई में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। इसीलिए लोथल के बारे में भी जान लीजिएगा कि लोथल और हड़प्पा की खुदाई में एक लोग कॉमन है, वो है माधो स्वरूप वत्स, तो इनको नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे प्रभास पाटन के बारे में, और प्रभास का नाम याद रखिएगा क्योंकि प्रभास साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, तो इसलिए इसको मत भूलिएगा, यह भी एग्जाम की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जितना कि प्रभास साउथ इंडिया में। यदि इसकी बात की जाए प्रभास पाटन की, तो इसका जो खुदाई कार्य हुआ था दोस्तों वह 1955 से लेके 57 ईस्वी तक चला था। 1955 से 1957 तक चला था, और इनका जो कार्य हुआ था वो किसी अंग्रेज के द्वारा कराया गया था उत्खनन कार्य, और इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है कि प्रभास पाटन का उत्खनन कार्य किसने कराया था। अभी कोई लिखित वर्णन नहीं मिला है इसका, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं देसलपुर की, तो देसलपुर का जो उत्खनन कार्य हुआ दोस्तों वह 1963 से 1964 तक हुआ। नोट करते हुए चलिए, कुछ मिस मत करिएगा क्योंकि मिस करेंगे तो एग्जाम में धोखा हो जाएगा। 1963 से 64 ईस्वी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देसलपुर का उत्खनन कार्य 1963 से 1964 ईस्वी तक, और जो इसके खुदाई करता थे वो केवी सौंदर्य राजन थे, केवी सौंदर्य राजन। वैसे अभी तक देसलपुर से एक भी प्रश्न बना नहीं है किसी एग्जामिनेशंस में, पर आगे बनने की संभावनाएं जरूर हैं दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे सुरकोटदा की तरफ और उसके उत्खनन वर्ष की तरफ। तो सुरकोटदा की बात की जाए तो 1972 से 75 ईस्वी तक, कब से दोस्तों, 1972 से 75 ईस्वी तक सुरकोटदा का उत्खनन कार्य किया गया। 3 वर्षों तक चला था, और किसने कराया था दोस्तों उसके बारे में भी जान लीजिए। तो जेपी जोशी जी ने, जेपी जोशी जी ने सुरकोटदा का उत्खनन कार्य कराया, ठीक है, कब से, 1972 से 1975 ईस्वी तक। अब हम देख लेते हैं बनवाली के उत्खनन कार्य को कि बनवाली का उत्खनन कार्य कब कराया गया। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। अगर बनवाली की बात की जाए तो बनवाली का जो उत्खनन कार्य हुआ दोस्तों वह 1973 ईस्वी में हुआ, 1973 ईस्वी, ठीक है। और इसका जो खुदाई कराया गया था वो R.S. बिष्ट के द्वारा कराया गया था। R.S. बिष्ट महोदय ने बनवाली का उत्खनन कार्य कराया कब, 1973 ईस्वी में, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे रावी नदी की तरफ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में रावी नदी भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रकट की हुई है। और सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, रावी नदी के किनारे से ही, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस मत करिएगा, सब नोट करिए और नोट करते हुए नोट्स बनाते हुए चलिए, वो आगे भी आपके लिए कामगार सिद्ध होगी दोस्तों। और इतना विस्तार से आपको कोई भी नहीं बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता की नदियों के बारे में, तो शायद ही कोई बताए, इसलिए जो मैं दे रहा हूं दोस्तों वो नोट करिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने से ही मतलब है। और जितनी बेहतर चीजें मिले उसको उतना ही नोट करिए, अधिक से अधिक लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि सभी चीजों का डिस्क्रिप्शन आप तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे दोस्तों रावी नदी की तरफ। तो रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र स्थल प्राप्त हुआ है जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, नोट कर लीजिए, हड़प्पा। और हड़प्पा का उत्खनन वर्ष का क्या है दोस्तों, ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि हड़प्पा का जो उत्खनन कार्य हुआ जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के अनुमोदन के बाद 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1921। अब 1921 मूवी भी देखी होगी आपने, 1921 इन लंदन, तो उसी से याद रखिएगा 1921 में जब 1921 की शूटिंग चल रही थी उसी समय हड़प्पा की खुदाई भी प्रारंभ हो गई थी। और इसका खुदाई कौन करवाया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, एक नाम और मैंने अभी आपको बताया था माधो स्वरूप वत्स, इन दो लोगों के नेतृत्व में सिंधु हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों, नोट कर लीजिए, दयाराम साहनी व माधो स्वरूप वत्स। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हिंडन नदी। हिंडन नदी भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है,
और यह स्थल हिंडन नदी कहाँ बहती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक स्थल आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है, वह सिंधु घाटी सभ्यता के हिंडन नदी के किनारे उपस्थित था। कौन दोस्तों? आलमगीरपुर। और यदि आपको याद हो तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बताया था। पूर्व में जो आखिरी छोर था मैंने बताया था दोस्तों, वह आलमगीरपुर है और पश्चिम में सूतकांगेडोर है। यदि आपको याद हो तो इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक है आखिरी, और पश्चिम में सूतकांगेडोर तक पाकिस्तान तक, उत्तर में मांडा यानी कश्मीर तक, और दक्षिण में दायमाबाद यानी महाराष्ट्र तक। ये विस्तार मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बात करते हैं आलमगीरपुर के उत्खनन वर्ष की। तो आलमगीरपुर का जो उत्खनन कार्य हुआ दोस्तों, वह कब प्रारंभ हुआ? 1952 में। और कब तक चला? 1955 तक। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए कि आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य 1952 में स्टार्ट हुआ और 1955 तक इसका उत्खनन कार्य चलता रहा। अब बात करते हैं कि आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य करवाया किसने? तो आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य करवाया गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। कौन दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, बहुत हवन किया, बहुत तपस्या किया, तब जाके आलमगीरपुर की खुदाई हो पाई। ठीक है, तो इस तरह इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपनी अगली नदी जिसका नाम है दास्क नदी। दास्क नदी इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि इसके किनारे जो शहर स्थित है उसकी खुदाई एक अंग्रेज ने करवाया था, एक अंग्रेज अधिकारी ने करवाया था। इसलिए दास्क नदी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकमात्र अंग्रेज अधिकारी ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, और इसके दास्क नदी के किनारे जो नदी स्थित है दोस्तों, उसका नाम है सूतकांगेडोर। और आपको पता है यह सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाया गया है, या पश्चिम दिशा में अंतिम छोर कह सकते हैं। और सूतकांगेडोर का जो उत्खनन कार्य हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 1927 ईस्वी में। उत्खनन कब हुआ? 1927 में, 1927 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको। 1927 ईस्वी में किसके द्वारा? एकमात्र अंग्रेज सर ओरेल स्टीन के द्वारा। सर ओरेल स्टीन ने सूतकांगेडोर का उत्खनन कार्य कराया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अरब सागर में स्थित नगरों की तरफ। तो अरब सागर हमेशा से दूसरों के लिए सहयोगी ही साबित होते आई है। चीन का व्यापार, चाय का व्यापार, मसालों के व्यापार में हर जगह अरब सागर अपना अलग महत्व रखती है। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी अरब सागर अपना एक अलग महत्व रखती है। और दो सबसे महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के अरब सागर के किनारे स्थित हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से शहर हैं जो अरब सागर के किनारे स्थित हैं दोस्तों। तो पहला शहर है बालाकोट और दूसरा शहर है दोस्तों धौलावीरा। यदि धौलावीरा आपको याद हो तो मैंने बताया था भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। तो इसको नोट कर लीजिए। अरब सागर में स्थित दो नगर हैं, बालाकोट व धौलावीरा। धौलावीरा भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसको भूलिएगा मत दोस्तों, इसको भी नोट करके कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। और आप देख लेते हैं इनका उत्खनन वर्ष कब है, कब इसकी खुदाई प्रारंभ की गई। तो 1979 ईस्वी में बालाकोट की खुदाई हुई थी, 1979 ईस्वी में। और धौलावीरा का उत्खनन कार्य 1967 से लेके 1968 ईस्वी तक चला था दोस्तों, 1967 टू 1968 ईस्वी। यदि बालाकोट की बात की जाए कि बालाकोट का उत्खनन किसने कराया, तो इसके लिए भी नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज एफ डेल्स। जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने बालाकोट का उत्खनन कार्य कराया था। और धौलावीरा का उत्खनन कार्य जेपी जोशी जी के द्वारा कराया गया था। इनको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, जेपी जोशी जी के द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कार्य कराया गया था दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं सतलज नदी और मादर नदी के किनारे स्थित नगरों के बारे में। अगला हेडिंग डालिएगा दोस्तों, सतलज नदी। आप तो जानते हैं पंजाब के निर्माण में
सतलज नदी का भी अपना एक अलग महत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। और जो भी शहर स्थित है वह अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है रोपड़। रोपड़ के बारे में भी हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं इसके उत्खनन वर्ष के बारे में और इसके उत्खननकर्ता के बारे में। तो रोपड़ का जो उत्खनन वर्ष है दोस्तों वह 1950 से लेके 1955 ईस्वी तक है। और इसके उत्खननकर्ता के रूप में हम जानते हैं किसको, BL लाल या BB लाल व यज्ञदत्त शर्मा। BB लाल व यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे। इन्हीं के नेतृत्व में रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया गया था। और यदि मादर नदी की बात करें तो मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है, जो कि गुजरात में है। और उसका उत्खनन कार्य माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हुआ था दोस्तों। तो यह हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदियां व उनके किनारे स्थित नगरों का पूरा विवरण दोस्तों। जितनी भी नदियां मैंने लिखवाई हैं वह सब एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही मायने रखती हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो दोस्तों सभी बातों को नोट कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।